हमारे दौर की राजनीति में न तो जाति थी न धर्म था। किन किन नेताओं ने आपके संरक्षण में कार्य किया जो आगे चलकर बड़े मुकाम पर पहुंचे? बहुत सारे लोग हैं, किस किस के ना भाई। इलम सिंह जी हैं, अख्तर हसन को हमने पार्लियामेंट का टिकट दिला दिया था। मुनव्वर हसन के पिताजी जी, मुनव्वर के पिताजी, उन्हें हमने पार्लियामेंट का टिकट दिला दिया था। चारूशीला जी को एमएलए का टिकट दिला दिया था। कि आपने विद्याभूषण बहुत दमदार नेता हुआ करते थे, उनका टिकट कटवाकर चारूशीला जी को दिलवाया था। मुलायम सिंह यादव आपसे मिलने आए थे लखनऊ में, आपके आवास पर, जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। क्या वजह थी? नेताजी को कुछ परेशानी थी तो उस संबंध में बात हुई। खुलकर कहूँ कि कुछ मदद के लिए आपके पास आए थे। मैं हूं फरमान अब्बासी। राजनीति में हर समय सरताज कोई एक नहीं बना रहता, बल्कि समय समय पर राजनीति की कुर्सी से चेहरे बदलते रहते हैं। बहुत नेता आते हैं, एमपी, विधायक, मंत्री बनकर चले जाते हैं, समय के साथ उनके नाम गुम हो जाते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका रुतबा शुरू से आखिर तक कायम रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी ही एक राजनीतिक शख्सियत से, महान शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका रुतबा शुरू से आज तक यथावत है। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक सोमांश प्रकाश जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यह है, मुलायम सिंह यादव जी से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बहुत करीबी रिश्ते रहे। समाजवादी पार्टी की यूपी में कई बार सरकार आई, आपने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया? बस वो मेरी अपनी विचारधारा है जी, और मैं मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करता था और करता हूँ, और उनके साथ मैंने काम भी किया है। जब जनता दल बना था और उसमें जब वो पहले चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बने थे, तो उस वक्त मैं जनता दल में ही था और वो भी जनता दल में थे, और तब हम सब इकट्ठे हम लोगों ने काम किया, पार्टी बनाने में भी काम किया। चुनाव के वक्त भी हम सब लोग इकट्ठे होकर के सब कार्य किया और जनता दल बना, और प्रदेश में जनता दल की सरकार बनी और माननीय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने। तो वो मेरा बराबर सम्मान करते रहे और मैं उनका सम्मान करता रहा और उनके साथ ही रहा। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी बनाई, तो उस वक्त मैं सिद्धांत उनकी पार्टी में इसलिए नहीं गया कि मैंने जनता दल से चक्र के निशान पर वोट लिया था जनता से। तो मैं जनता दल छोड़ करके और चुनावा विधायक, या तो मैं विधायक से इस्तीफ़ा देता और उसके बाद उनकी पार्टी से चुनाव लड़ता, विधायक बनता, तब मैं उनके साथ जाता। तो उस विचार से मैं उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वफादारी आपके खून में थी। हाँ। आज की राजनीति तो हम देख ही रहे हैं, आपकी दौर की राजनीति किस तरह की हुआ करती थी, जरा विस्तार से बताइए। हमारी आज की राजनीति तो हम लोग देख ही रहे हैं जी, न्यू जनरेशन है, हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ, जो आपकी दौर की राजनीति होती थी वो किस तरह की राजनीति होती थी? हाँ, हमारे दौर की राजनीति में न तो जाति थी, न धर्म था और न क्षेत्रवाद था। पार्टियां लड़ती थी चुनाव और व्यक्ति को लोग चुनते थे, और उस वक्त वोटर भी एक बड़े सिद्धांत के रूप में काम करता था। जो व्यक्ति जिसके साथ हो जाता था वो उसके साथ अंतिम समय तक रहता था, उसको कोई धोखा नहीं देता था। और राजनीति में व्यक्तिगत आधार पर ज़्यादा लोग जुड़ते थे पार्टी के साथ साथ, और वो देखते भी थे कि कौन आदमी किस तरह का है, और तब उसको वोट देते थे। और मेन चीज़ थी जातिवाद, धर्म और क्षेत्रवाद।
वो उस वक्त बिल्कुल नहीं था जो इस समय की राजनीति में है, जिससे सारी राजनीति बिगड़ के ख़त्म हो गई। अच्छा, जिस तरह बीजेपी आज सत्ता में है और लहर चल रही है बीजेपी की, एक दौर ऐसा आया था कि कांग्रेस पर ऐसा वक्त कभी आया है इससे पहले, जो जनता दल की सरकार आई, इससे पहले लोक दल की भी सरकार आई, हाँ। तो उस दौर में किस तरह मतलब कांग्रेस ने जो है इन परेशानियों का सामना किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो तो एक विचारधारा है, और वो विचारधारा आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी विचारधारा है। उसके अंदर नेतृत्व भी ऐसे ऐसे लोगों का रहा है। महात्मा गांधी जी का तो कोई राष्ट्रपिता थे, और उसके साथ साथ में ये गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस, और आप समझिए कि इतने ही बड़े बड़े सरदार पटेल, तो इतने बड़े बड़े लोगों का, ऐसे शक्तिशाली लोगों का, ऐसे विचार वाले लोगों का, सिद्धांत वाले लोगों की एक पार्टी बनी हुई थी, और ये आज भी उसी तरह से चल रही है। इसमें न कोई जाति है न धर्म है। तो जाति और धर्म न होने की वजह से, और आज जाति और धर्म की राजनीति है, इसकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। समय आने पर लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग बाग समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पर, जिस पे वो तो लोगों को आपस में लड़ा करके और हिंदू और मुसलमान के नाम पे पूरी देश की राजनीति को फैला दिया है उन्होंने, और इसी को फैला करके आज पूरे देश के अंदर एक गलत तरीके से एक रास्ता बन रहा है। वो ख़त्म तो होना है निश्चित रूप से, वो रहेगा तो है नहीं, लेकिन जो समय लग रहा है उसमें बीजेपी अपना प्रभाव बना रही है, और क्षण क्षण उसका प्रभाव ख़त्म होगा और फिर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। क्या कभी कांग्रेस पर ऐसा वक्त आया आपसे पहले, गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने आज तक सत्ता की मलाई खाई, कांग्रेस में रहकर मलाई खाई, और पार्टी, ऐसे नेता ने पहले पार्टी छोड़ी हो, इस तरह जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी? क्या कभी वक्त आया ऐसा? ऐसा वक्त तो पहले भी बहुत बार आया। इंदिरा जी के ज़माने में सीवी गुप्ता साहब, संजीव रेड्डी और काफ़ी बड़े बड़े पुराने नेताओं ने पार्टी तोड़ दी थी, और इंदिरा जी को फिर दूसरी कांग्रेस पार्टी के नाम से दोबारा वो संघर्ष करना पड़ा था। तो इस तरह का वक्त तो कई बार आया है कांग्रेस का। कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, तो बहुत से लोग अपने अपने विचारों से इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी चले गए छोड़ करके पार्टी को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी हत्यारे कोर्ट ने रिहा करने का फैसला लिया है, इस पर क्या कहना है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से आतंकवादियों को छोड़ना, गवर्नमेंट ने भी वहाँ की पहले प्रस्ताव कर दिया, गवर्नर ने नहीं माना, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया कि इन विचारों से क्या बात से, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या इससे बदलाव आएगा? मेहनत कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश भी कर रहे हैं। इस बात को लेकर के एक मैसेज भी जा रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, और लोग बाग उसका स्वागत भी बहुत ठीक तरीके से कर रहे हैं। मैसेज अच्छा जा रहा है, वो क्या उसका रिजल्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। उस समय जब आपका कांग्रेस में शुरुआती दौर था, तो किस तरह की चुनौती होती थी उस टाइम कांग्रेस के सामने? कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो बहुत रहीं। जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की ने ही लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने तो ये इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, और जैसा मैंने बताया कि इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, हर चीज़ विदेश से आती थी, और कोई चाहे मतलब ये कि छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने
एक मेहनत करके एक पार्टी ने पूरे संगठन को जोड़ करके देश में विकास की तरफ अपना कदम बढ़ाया। तो भिलाई में बहुत बड़ा एक कारखाना लगा लोहे का, और बड़े बड़े डैम बने, पंजाब में भाखड़ा नागर डैम बना। तो इन सब चीज़ों से बनने के बाद आज इस देश में कांग्रेस पार्टी के ही समय में हवाई जहाज़ भी बनने लगा था, रेलें भी बनने लगी थी, और बहुत कुछ सामान जो है हिंदुस्तान के अंदर ही बनने लगा था। तो उस सब चैलेंज को कांग्रेस ने अपने प्रयास से ठीक किया और कार्य किया। लेकिन बीजेपी हर चुनाव में ये मुद्दा उठाती है कि 60 साल कांग्रेस रही लेकिन कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हैं। ये 60 साल लोग जब देश आज़ाद हुआ और पिछले मतलब उस समय से लेकर के जब अब तक जो विकास हुआ वो क्या इन्होंने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया। अच्छा, किन किन नेताओं ने आपके संरक्षण में कार्य किया जो आगे चलकर बड़े मुकाम पर पहुंचे? बहुत सारे लोग हैं, किस किस के नाम जो आपको याद हो? मतलब नहीं, नाम तो मतलब ये कि आपके यशपाल जी जो है वो बीजेपी में है, अच्छे नेता हैं। देवव्रत त्यागी भी हैं, और हमारे भाई इलम सिंह जी हैं, और अख्तर हसन को हमने पार्लियामेंट का टिकट दिला दिया था। मुनव्वर हसन के पिताजी जी, मुनव्वर के पिताजी, उन्हें हमने पार्लियामेंट का टिकट दिला दिया था। चारूशीला जी को एमएलए का टिकट दिला दिया था। चारूशीला को आपने टिकट दिलाया? किस टिकट कटवा कर? जरा आप खोल कर बताइए। कटवाया हमने किसी का नहीं, चारूशीला जी को टिकट हुआ था, वो चारूशीला जी को टिकट दे दिया। ये सुना गया है कि आपने विद्याभूषण बहुत दमदार नेता हुआ करते थे, उनका टिकट कटवा कर चारूशीला जी को दिलवाया था। इस पर क्या कहेंगे? और वो पुरानी बातें हो गई। विद्याभूषण जी का स्वर्गवास हो गया, उस विषय में कोई बात मैं कहना नहीं चाहूँ। मुलायम सिंह यादव आपसे मिलने आए थे लखनऊ में, आपके आवास पर, जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। क्या वजह थी, जरा विस्तार से बताएं। वो विषय ऐसा है कि वो मुलायम सिंह जी का हमारा एक व्यक्तिगत मामला था जी। तो उस विषय को मैं आपसे मतलब मुनासिब नहीं है उस बात को कहना। वो व्यक्तिगत बात थी जी। और उसमें नेताजी को कुछ परेशानी थी, तो उस संबंध में बात हुई थी, तो वो मामला था। बाकी अगर मैं खुलकर कहूँ कि कुछ मदद के लिए आपके पास आए थे? मदद जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश तो यही है कि भाई सब लोग मिलजुल कर के रहें, प्यार से रहें, आपस में कोई वैर भाव न रखें, और संगठित होकर के देश की तरक्की में काम करें। आप अपने जो करियर की शुरुआत आपकी हुई थी, किस तरह हुई थी? आप राजनीति में किस तरह आए थे और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? थोड़ा आप 1 मिनट में ये सारी बातें बता दीजिए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1964 में एक जीप एक्सीडेंट से हो गया था। तो पिताजी मेरे पार्टी में बहुत एक्टिव थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी थे, और यहाँ ज़िले में कोषाध्यक्ष थे ज़िला कांग्रेस कमेटी के, और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उस वक्त चेयरमैन नहीं कहलाया करता था, कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और राजनीति में उनका पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से बहुत नज़दीक उनका संबंध थे। पंडित जी उनको बहुत मानते थे, वो पंडित जी को बहुत मानते थे। उनके स्वर्गवास के बाद, उनका एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी,
उसके बाद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने मुझे बुला कर के और उसी वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी बना दिया था और ज़िले में ज़िला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। उस वक्त पंडित जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और मिनिस्टर भी थे। तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर पिताजी के स्वर्गवास के बाद बहुत रहा। वो व्यक्तिगत रूप से भी हमारी कोई भी मदद होती थी उसको फ़ौरन करते थे और हमारे परिवार का उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। उन्हीं ने ही मुझको जो है वो कांग्रेस पार्टी का असेंबली का टिकट दिलाया और वो मतलब ये कि उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने राजनीति में पदार्पण किया। और जहाँ तक संघर्ष का सवाल है वो तो राजनीति में होता ही है, पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, तो उस पक्ष और विपक्ष का संघर्ष भी मैं करता रहा। विद्याभूषण जी से मेरा काफ़ी संघर्ष रहा। इससे पहले यहाँ श्री केशव गुप्ता जी थे, उनसे मेरा संघर्ष रहा। तो इस तरह से संघर्ष तो चलता ही रहा, लेकिन मैं भी अपने उसमें चलता रहा और सफलता भी प्राप्त की। अच्छा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। हाँ, उनसे आपके पारिवारिक संबंध रहे हैं। हाँ, तो किस तरह के संबंध थे और चुनाव भी लड़ने आए थे वो आपके? हाँ, चुनाव भी लड़े मुजफ्फरनगर में। जी हाँ, जी हाँ। जी तो मुफ्ती साहब बहुत अच्छे आदमी थे और जम्मू कश्मीर में भी उनकी पकड़ थी बहुत अच्छी। वो 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर के और मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। और उनकी बेटी जो है क्या नाम है उनका? नहीं, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, वो भी मेरे से बहुत अच्छा उनका संबंध रहा। और कश्मीर में जब भी मैं जाता था तो मुफ्ती साहब ही मेरे लिए कॉटेज वगैरह का इंतज़ाम कराते थे और मैं वहाँ ठहरता था और उनके यहाँ भी मैं जाता था और काफ़ी लोगों से मेरी वो मुलाकात भी कराते थे कश्मीर के। तो लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बने, उस समय भी आप चुनाव में पहुंचे थे? हाँ, उस उनके चुनाव में भी मैं गया था और जब उन्होंने ओथ ली उसमें भी मुझे ख़ास तौर से उन्होंने बुलाया था और मैं उनके उसमें भी गया था। जी। वीपी सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर बाद में अपनी जनता दल बनाकर वो प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ भी आपका बहुत क्लोज संबंध? बहुत घनिष्ठ संबंध, बहुत घनिष्ठ संबंध। विश्वनाथ प्रताप जी एक बहुत शानदार आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, सिद्धांत के आदमी, और कभी उन्होंने जाति और धर्म से अपना वास्ता नहीं रखा। राजपूत होते हुए भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि वो कुछ राजपूतों को ज़्यादा मतलब ये है कि तवज्जो देते हों या कोई बात करते हों। और उनका बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा और वो देश के जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उनके सामने बड़ी समस्या भी आई और उनको उन्होंने बड़े अपने तरीके से निपटाया भी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि विश्वनाथ प्रताप जी ने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। उन्हीं के बल पर ये सब देवीलाल जी और ये सारी जितनी पार्टियां थीं, अगर वो अपनी पार्टी अलग बना करके चलते और ये सब पार्टियों को न जोड़ते तो शायद देश की परिस्थिति कुछ और होती। लेकिन जो वो सारे संगठनों को, सारी पार्टियों को जोड़ के जो वो चले, तो उसमें जो नेता थे जो उनके साथ जुड़ रहे थे, वो सब अपना अपना अलग अलग संबंध और अपना अलग अलग विषय रखते थे। उन सब चीज़ों को वो फिर झेल नहीं पाए और उसी तरह से फिर वो सारा गड़बड़ हो। जी, मैं पूर्व सांसद अमीर आलम खान हैं, गढ़ी पुख्ता से। हाँ। गढ़ी पुख्ता के मूल निवासी हैं। हाँ। तो उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बताया कि एक बार उनके कस्बे में टूर्नामेंट था तो आप मुख्य अतिथि बनकर गए थे।
कभी गए होंगे आप? मैं असेंबली में था, एमएलए था। उस टाइम राजनीति से कोई मतलब नहीं था मीर आलम खान का? हाँ। तो वो आपको देखकर प्रेरित हुए थे, फिर राजनीति में आए थे? हाँ जी। ऐसा था कि मैं 80 में एमएलए बना था, तो उन्होंने कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा था। तो वो उस वक्त जो पहला हमारा चुनाव था, तो उसमें वो हमारे विरोध में थे 80 में। और श्रीपाल जैन वहाँ पे चेयरमैन भी रहे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे। वो भी उसी गढ़ी पुख्ता कस्बे के थे, बड़े सम्मानित और बहुत मजबूत आदमी थे। वो हमारे साथ थे। उनका विरोध भी रहता था। तो वो इसलिए वो उनको श्रीपाल जैन जी की वजह से कहें या किन्हीं भी की वजह से कहें, वो हमारे विरोध में थे। तो चुनाव हुआ, हम जीत गए। उसके बाद जो वो टूर्नामेंट हुआ, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम उनके उसमें चले गए कि कोई ऐसी बात नहीं, भाई हमें बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव के बाद जो विधायक है, उसकी पूरे क्षेत्र में सभी लोग उसके अपने हैं, और जिसका जो मामला हो, जो बात हो, उसको करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते। तो उसमें मैं उस विचार से मैं वहाँ चला गया था उनके। अच्छा, नेताओं में अक्सर देखा जाता है कि समय के टाइम के पाबंद नहीं होते, समय के पाबंद नहीं होते, लेकिन आपके बारे में सुना गया है कि आप किसी भी प्रोग्राम में समय पर पहुँचे हैं, या किसी को अगर आपने वक्त दिया है तो समय पर मिले हैं। कोई काम आपने जो है लटका के नहीं रखा। हाँ, ये बात सही। हाँ बिल्कुल। मैं अभी भी मेरी यही आदत है कि जहाँ मुझे जाना होता है मैं समय पे पहुँचता हूँ। बल्कि बहुत बार मेरे साथ इस मामले में होता था, जब मैं असेंबली में था और मुझे प्रोग्राम के लिए कोई इनवाइट करता था, तो मैं उससे पूछता था, भाई किस वक्त आएँ? तो वो हमें कह देते थे कि अमुक समय आप आ जाएं। तो हम अमुक समय पहुंच जाते थे और वहाँ तैयारी नहीं मिलती थी। तो वो लोग भी कहते थे, विधायक जी आप तो टाइम पे आ गए। मैं, भाई आपने हमसे जो टाइम बताया हम उस टाइम पे आ गए, आप तैयार नहीं, चलिए थोड़ी देर हम कहीं बैठ लेते हैं, आप अपना तैयारी करिए। तो ऐसा बहुत बार बहुत कम नेता ऐसे देखे। अच्छा, एक सवाल है, आपने जलालाबाद से आप जो है ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, जलालाबाद में हमारी पैदाइश भी जलालाबाद की। जी जी जी। तो जलालाबाद में कोई मदरसा है, उसकी ज़मीन आपके पूर्वजों ने, वो अपनी ज़मीन आपके पूर्वजों ने मदरसे में दी थी। हाँ। तो उसमें क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आया था मैंने। ये हमारे पूर्वजों का भी यही रहा कि हिंदू और मुसलमान का कभी कोई वास्ता नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया करते थे कि ईद पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा शामियाना लगता था और उसमें इत्र वगैरह सब रखा जाया करता था और खील पताशे रखे जाया करते थे। तो ईद पढ़ने के बाद जब लोग गुजरते थे तो वो हमारी हवेली के नीचे से ही सब जाते थे, तो उनकी बड़ी स्वागत होता था, बड़ा सम्मान होता था। यह हमारे बुज़ुर्गों का उस वक्त भी रिवायत रही। तो उसी हिसाब से वहाँ जो थे कोई मौलाना, उन्होंने जब मदरसा बनाया था तो उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों से ज़मीन की बात की तो उनको दे दी गई कि आप बनाएं। जी। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनसे कैसे संबंध रहे हैं? मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। इंदिरा गांधी जी से भी बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। वो मुझे प्रकाश कह के बुलाया करती थी। और बहुत ही, इंदिरा गांधी जी तो कंप्यूटर माइंड लेडी थी और आयरन लेडी थी। उनके तो डिसीज़न ऐतिहासिक हुए हैं इस देश के अंदर और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इंदिरा जी के ज़माने में और उनका कोई जवाब नहीं था। वो क्विक डिसीज़न लेती थी हर मामले में। ये जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर वाला मामला है उसमें उन्होंने क्विक डिसीज़न लिया और कार्रवाई की, उसके बाद शहीद हो गई। लेकिन अगर वो ना होता तो खालिस्तान बन गया था देश के अंदर। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और राजीव गांधी जी का रह गया। जी, राजीव गांधी जी बताइए। राजीव गांधी जी से तो मेरी मित्रता थी। जी।
मेरी बेटी की शादी में आए वो तो हम नॉर्म्स तोड़ करके 5 स्टार होटल के अंदर बतौर प्रधानमंत्री। हाँ, बतौर प्रधानमंत्री। जी जी। और सच्चे इंसान थे, साफ दिल के आदमी थे, इसी वजह से धोखा खा गए राजनीति। अच्छा, एसडी ग्रुप के बारे में बताइए। आपका एसडी ग्रुप, जो एसडी आपकी संस्था है, एजुकेशन में भी आपने बहुत बड़ा जो है फील्ड खड़ा किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एसडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का ये संस्था मुजफ्फरनगर के जो बड़े पुराने लोग थे उन लोगों ने ये बनाई थी। राय बहादुर जगदीश प्रसाद जी इसके बहुत दिन प्रेसिडेंट रहे और उन्हीं के साथ और बहुत सारे लोग थे जो उसमें जो मुजफ्फरनगर में जो अच्छे परिवार थे, उन्होंने एजुकेशन के उसको लेकर के ये एसडी कॉलेज को बनाया था, ये संस्था बनाई थी। और उसी को धीरे 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 बढ़ाते हुए महेंद्र कुमार जी जो एडवोकेट थे वो इसके सेक्रेटरी थे, तो उनकी काफ़ी प्रयास रहा और उन्होंने बहुत प्रयास करके, और वो हमेशा इसमें काफ़ी समय लगाते थे, तो उन्होंने ये एजुकेशनल हब बना करके पूरा वो किया। हम प्रेसिडेंट थे तो हमारा भी सहयोग लेते रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चलिए, तो ये थे पूर्व विधायक सोमांश प्रकाश। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।